हे गाइस, वेलकम टू अरमान्स क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। गाइस, आज का जो मैं लेक्चर लाया हूँ वो होगा आपका कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया के ऊपर। ये कोऑपरेटिव सीरीज़ का एक और लेक्चर है। इससे पहले मैं कोऑपरेटिव सीरीज़ के ऊपर कुछ लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट आज का जो लेक्चर होगा वो ऑलीवुड नोट्स के थ्रू होगा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है गाइस, कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया एंड दिस इज़ एज स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। सो आज मैं seeing the demand of the students, I have taken an initiative कि आज मैं ये लेक्चर ऑली बोर्ड से लूँगा और होपफुली आई होप आपको अच्छे से समझ आए और आपको अच्छा लगे आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, सबसे पहले तो कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। जब हम कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया की बात करते हैं तो यार एक बात आप याद रखिएगा, कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया जब भी हम बात करते हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग होता क्या है? कोऑपरेटिव बैंकिंग इज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स दैट caters to the sections of the society left out of the formal financial system। ये एक्चुअली एक ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूट है जो आपकी ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करता है ये फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि एक नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल सिस्टम में आपको नहीं पाया जाता। ये ये इस तरह की प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू एक्चुअली स्मॉल बिजनेसमैन, एग्रीकल्चरल्स, ठीक है, या जो छोटे लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, ये जो आपके अर्बन और रूरल एरियाज़ में होते हैं, ये उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि कोऑपरेटिव बैंकिंग जो इंडिया में है, इंडिया में सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंकिंग कहाँ से, पहला कोऑपरेटिव बैंक किसको माना जाता है? वो आपका माना जाता है अनयोना कोऑपरेटिव बैंक। इसको, दिस इज़ द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। ठीक है, दिस इज़ कंसीडर टू बी द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंक के जब हम बात करते हैं, दीज आर एक्चुअली रजिस्टर्ड अंडर, किसके रजिस्टर अंडर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स? ये रजिस्टर होते हैं आपके स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। ठीक है, जो आपका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके तहत ये रजिस्टर किए जाते हैं और इनको रेगुलेट जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इनको रेगुलेट जो है आरबीआई करता है। ठीक है, देखिए कोऑपरेटिव बैंक की जब हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यार, ग्रास रूट लेवल पे ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये छोटे छोटे बिजनेसमैन को, छोटे यू नो आपके अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में लोगों को यही यही बैंक जो है आपको फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी है कोऑपरेटिव्स की। The cooperative banks are those institutions that work on the principle of cooperation and provides banking services to the poor and low income group in both rural and urban areas, thereby contributing the largely to the economic development of the country and betterment of the lives। ये इन्होंने एक डेफिनेशन सी दी हुई है, छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। आई होप ये आपको क्लियर हो, अच्छे से दिख रहा हो कि यार यहाँ पर इन लोगों ने बताया यही है कि कोऑपरेटिव्स ये एक्चुअली ये होते क्या हैं। ये दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज। किन को प्रोवाइड करते हैं? पुअर और लो इनकम ग्रुप के लोगों को। ठीक है, स्पेशली आपके जो रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यार कोऑपरेटिव बैंक्स दे प्रोवाइड फाइनेंस टू द लोकल्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनका फोकस गोल यही रहता है कि यार हमने जो है लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है ट्रस्ट का, कि लोग हम पर ट्रस्ट कर सकें, बिकॉज इट्स नेसेसरी इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी वट एवर, मतलब कोई भी एस्पेक्ट हो यार, कोई भी काम हो, आपको कोई भी काम करना है या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, आपके लिए ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, दे डू नॉट एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का कोई एम नहीं होता। ठीक है, इसलिए अगर आप देखें तो ये लोगों को इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनको गवर्न हम दो एक्ट के तहत करते हैं। एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, ठीक है, दूसरा बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 का। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। दूसरा आपका आ गया बैंकिंग लॉज, ठीक है। इन दो एक्ट के तहत ये आपको गवर्न किए जाते हैं कोऑपरेटिव्स, कॉर्पोरेट। देखिए इसके कोऑपरेटिव बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स। एक और इसका फीचर ये है, ठीक है, कि ये ओन और कंट्रोल दोनों ही मेंबर्स करते हैं, ठीक है। मेंबर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डिंग, ये प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो किया जाता है, वन मैन वन वोट। आपका चाहे जितना भी शेयर हो, दैट डजेंट मैटर, आपका एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है। इट एम्स एट द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल एंड अर्बन मासेस, ठीक है। इसका मेन एम ही वही होता है कि ये मेन बैंक्स के साथ जो रूरल बेचारे लोग होते हैं, जिनको उतना एजुकेशन या उतना सब पता नहीं होता, इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं होते, उनको ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनके साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब इसके एम्स की हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका एम एक तो एक्सेलरेटिंग रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इनकी कोशिश यही रहती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द अनबैंक्ड पीपल, ठीक है। एक और सपोर्टिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। देखिए गाइस, जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जो प्रॉफिट जनरली जितना भी जनरेट होता है ना, तो मैक्सिमम यूज़ कहाँ पर किया जाता है, आपका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है आपका चैरिटी में, ठीक है। और बाकी सीआरआर में, कैश रिजर्व रेशियो, इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ही परसेंट जो होता है वो डिविडेंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ इसी में यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ना एक दिया हुआ एक पूरा का पूरा एक आपको दिख रहा होगा सामने सामने, आई होप क्लियर हो आपको। इन्होंने पूरा एक वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कोऑपरेटिव बैंकिंग का। आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग किस तरीके से चलती है इंडिया में। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप देख रहे होंगे कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड दीज हैव टू टाइप्स। एक तो आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, दूसरा आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में, दूसरा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात करें, दीज आर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। इसके तहत ये तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी तो जस्ट मैं आपका ये मैप सा बता रहा हूँ, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के अंडर आपका क्या आता है, लॉन्ग टर्म के अंडर आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, दूसरा आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। देखिए अब हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंकिंग इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, ठीक है। कौन से दो मेजर ग्रुप्स हैं मैं आपको बताता हूँ, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, एक तरह से शॉर्ट में बता दूं तो रूरल बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए इट इज़ प्राइमरीली मैंडेटरी टू इंश्योर द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। जितना भी आपका क्रेडिट फ्लो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है, उसी के तहत ये रिलेटेड है। इट कंप्राइजेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें दो आते हैं, एक आपकी लॉन्ग टर्म, एक आपके शॉर्ट टर्म, दूसरा आपका लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर की, तो जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर होता है ना, इट ऑपरेट्स विद अ 3 टायर सिस्टम। इसमें 3 टायर सिस्टम आपके आ जाते हैं, ये जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पीएससीज जिनको कहते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सीसीबीज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एससीसीबीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको वही पूरी की पूरी दास्तान दी हुई है जो मैंने ऊपर बता दी थी कि लॉन्ग टर्म में फिर आपका क्या आता है, दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आपका आ जाता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक,
दूसरा आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात जब हम करते हैं, लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैव अ यूनिटरी स्ट्रक्चर इन सम स्टेट्स व्हाइल इन अदर स्टेट्स दे हैव मिक्स स्ट्रक्चर। इसकी जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की, तो इसका एक्चुअली में इसका क्या चक्कर है कि कुछ स्टेट्स में तो ये यूनिटरी है, एक ही स्ट्रक्चर है, मगर कुछ में मिक्स भी होते हैं, तो टू टायर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये वन टायर है या टू टायर है, ये डिपेंड करता है किस स्टेट में है, ठीक है। States not having long-term cooperative credit entities are served by the state cooperative banks, apart from being served by the branches of regional rural banks. देखिए यहाँ पर इसने बताया है, देखिए यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि जो आपकी स्टेट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है ना, जो जितने भी आपके द स्टेट्स नॉट हैविंग लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट एंटाइटीज आर सर्व्ड बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वहाँ पर आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ही काम करते हैं, ठीक है। और इनको इनको सपोर्ट किसका है, सपोर्ट इनको होता है रीजनल रूरल बैंक्स का, ठीक है। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम की, देखिए जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम की, तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये इट्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं आता, ये इसकी रिव्यू के बाहर होता है, ठीक है। जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ना, ये इसके अंडर नहीं आता, ठीक है, जहाँ तक आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ की बात हम करें, ठीक है। एंड हैंस नॉट रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक का कोई रोल नहीं है, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दे आर एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है वहाँ पर, क्रेडिट सोसाइटीज़ है वहाँ पर आपका आरबीआई का कोई रोल नहीं है, वहाँ पर स्टेट खुद ही देखता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपकी ये आ जाते हैं आपके, जब हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत वो रजिस्टर किए जाते हैं, और उनको रेगुलेट की, अगर उनकी रेगुलेशन की हम बात करें तो उनको दे आर रेगुलेटेड बाय द स्टेट कंसर्न एज वेल एज द रिजर्व बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, वहाँ पर रिजर्व बैंक का कोई रोल नहीं था, बट यहाँ पर रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है, ठीक है। कॉपरेटिव्स आर एट प्रेजेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, in all matters relating to the registration, membership, election, financial assistance, loaning powers, ठीक है, business operations, loan recovery and audit, ये सारी चीज़ें जो है ना तो कॉपरेटिव्स की, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही है, ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे आपकी लोन की बात हो, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, लोन रिकवरी की बात हो, बिजनेस ऑपरेशंस की बात हो, सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व बैंक, द रिजर्व बैंक रेगुलेट्स द बैंकिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन बैंक्स, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो आपका रिजर्व बैंक है, ये आपका जो है ना, रिजर्व बैंक रेगुलेट्स द बैंकिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्स, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, ठीक है, बैंकिंग फंक्शंस को यही रेगुलेट करता है, किस सेक्शन के तहत, आपका सेक्शन नंबर 22 एंड 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड बाय आरबीआई टू नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि पावर्स जो है ना हैव बीन डेलीगेटेड बाय आरबीआई टू नाबार्ड अंडर सेक्शन 35, ठीक है, 35 सब क्लॉज 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। यहाँ पर आरबीआई ने डेलीगेट किए हैं अपने पावर्स किसको, नाबार्ड को, किस सेक्शन के तहत, 35 सेक्शन के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, ठीक है, टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, आपकी जो स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनकी जो इंस्पेक्शन की जाती है ये आपका नाबार्ड करता है, और ये पावर्स जो हैं आपके आरबीआई ने ही इनको डेलीगेट किए गए हैं, ठीक है।
अब देखिए, while urban cooperative banks come under the supervision jurisdiction of the Reserve Bank, rural cooperatives are regulated by NABARD. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रूरल कोऑपरेटिव जो है ना, इनको रेगुलेट कौन करता है, वो आपका NABARD करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जब हम बात करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। इनको हम प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं, ठीक है। इट caters to the financial needs of customers in urban and semi urban areas। ये आपके कौन से कस्टमर्स देखता है, जो आपके अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में होते हैं, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर प्राइमरीली रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव societies under the provision of the either state cooperative society act of the state concerned or the multi state cooperative society act 2002। ये दोनों के तहत रजिस्टर कर सकते हैं हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, आपका स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत भी और आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत 2002, ये दोनों के तहत रजिस्टर किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी देखिए, अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ यूसीबीज़ की। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन कैसी होती है। देखिए, रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो एक बात आप याद रखिएगा कि इसका ड्यूअल रेगुलेट होता है, मतलब ये दो इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। एक तो आपका, और ये 1966 से हो रहा है, ठीक है। एक तो यूसीबीज़ के ऊपर जो कंट्रोल है वो आपका किन का है, वो आपका रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, ठीक है। एक तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार इसको कंट्रोल करता है, दूसरा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है। उसके बाद देखिए, बैंकिंग की जो बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस है वो आपका कौन देखता है, वो आपका आरबीआई देखता है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट रिलेटेड फंक्शंस है वो आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार्स देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, रिज़र्व बैंक जो है ना, ये जो अपने जो रेगुलेट करता है बैंकिंग फंक्शंस को, ये मैंने इससे पहले भी आपको बोल दिया, ये किस सेक्शंस के अंडर आता है। ये आता है आपका सेक्शन नंबर 22 और 23, ठीक है, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसके तहत रिज़र्व बैंक जो है बैंकिंग फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंट जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन, डीसीबीआर जो है ना, आरबीआई के साथ मिलकर रेगुलेट करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है। और इसके साथ साथ रिसेंटली अभी हुआ है कि डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन एंड नॉन बैंकिंग रेगुलेशन इज मर्ज्ड इनटू वन फॉर एफिशिएंट इन्हांसमेंट। इन सबको एक ही में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, सो दैट आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, ठीक है, इन्हेंस हो। देखिए, इसके बाद इन्होंने बात की है कन्वर्जेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ यूसीबीज। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बात की है रिज़र्व बैंक जो है ना, देखिए रिज़र्व बैंक जो है ना, इन्होंने एमओयू साइन किया है किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सब के साथ, जहाँ पर भी आपके यूसीबीज होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सो दैट ये अच्छी तरीके से एफिशिएंटली रेगुलेट और सुपरवाइज कर सके इनको, ठीक है। एज़ पर एमओयू, रिज़र्व बैंक जो है ना कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टेट लेवल टास्क फोर्स, एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करती है। स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी आरबीआई, ठीक है, कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स के लिए, ठीक है, जो कि आपकी ऑपरेट होते हैं कहाँ पर, ये आपके ऑपरेट ओनली इन स्टेट, ये आपके सिर्फ स्टेट्स में ऑपरेट होते हैं। ये आपके जितने भी टास्क फोर्स हैं ये आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में ही रेगुलेट होते हैं, ठीक है, ऑपरेट किए करते हैं। इसके बाद देखिए, हम बात करें तो सेंट्रल टास्क, ये जो मैंने ऊपर बोला स्टेट लेवल टास्क फोर्स फॉर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक जो है ना, इज कॉन्स्टिट्यूट फॉर मल्टी स्टेट यूसीबीज। एक सेंट्रल टैफकब, इसको हम शॉर्ट में टैफकब कहते हैं, ठीक है। अ सेंट्रल टैफकब इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मल्टी स्टेट यूसीबीज। मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी एक सेंट्रल टैफकब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। अब हम टैफकब की अगर हम बात करें, टैफकब का फ़ायदा ये है कि इट ब्रिंग्स ऑल द डिसीजन मेकर्स विद रिगार्ड टू यूसीबीज ऑन वन टेबल, ठीक है। 10 उससे होगा क्या, आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें टैफकब की,
तो टैफकप आइडेंटिफाई पोटेंशियली वायबल एंड नॉन वायबल यूसीबीज इन द स्टेट। ये आपकी आइडेंटिफाई करता है कि आपकी कौन सी पोटेंशियली वायबल एंड नॉन वायबल यूसीबीज हैं आपकी स्टेट में, ठीक है, और सो दैट आप उन पर काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर काम हो, ठीक है। इसके बाद ये बात करता है, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने बताई है, एज पर द MOU द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्री टू टेक इमीडिएट एक्शंस ऑन द फॉलोइंग। किस चीज़ के ऊपर ये इमीडिएट एक्शंस ले सकते हैं? देखिए, रिक्विजिशन ऑफ द रिजर्व बैंक फॉर द सुपरसिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसाइड कर देता है, ठीक है, RBI कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स इनिशिएटिंग एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ CEO या चेयरमैन ऑफ बैंक, ठीक है, आपका जो CEO है या फिर चेयरमैन है बैंक का, उस इनको रिमूव करना है, रिमूव करने की बात हो या फिर लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करने की बात हो, तो MOU में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और इस पे आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, इमीडिएट एक्शन ले सकती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड फर्निश रिपोर्ट्स ऑफ द फाइंडिंग्स विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है, एक गिवन टाइम फ्रेम के अंडर जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये रिपोर्ट बतानी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस लॉन्ग फॉर्म ऑडिट्स रिपोर्ट फॉर कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ये हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लीव कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, उसके बाद आपका रीसेंट चेंजेस जो आपकी आई हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन सी आई हैं। देखिए, रीसेंट चेंजेस की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, अब ड्यूअल रेगुलेशन हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दीज यूसीबीज हैव एस्केप्ड स्क्रूटनी डिस्पाइट फेलियर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है, बच गए हैं। क्यों बच गए हैं? क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल रेगुलेशन चल रही है, ठीक है। तो जहाँ पर ड्यूअल रेगुलेशन चलती है वहाँ पर आप किसी एक पर तो इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते, ठीक है। द चेंजेस टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन सितंबर 2020 ब्राउट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द RBI। जो अभी 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंज लाया गया है 2020 सितंबर में, उसकी वजह से हुआ क्या कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना, they have come under the direct supervision of RBI, ठीक है। The amendment law has given RBI the power to supersede the board of directors। अब RBI जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर नहीं है, they have superseded the board of directors of the cooperative banks, ठीक है। They can supersede the board of directors of the cooperative banks but after the consultation with concerned state government, but state government के साथ उनको पहले मशवरा कर लेना है, ठीक है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अर्लियर RBI इशू सच डायरेक्शंस ओनली टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, बट अब क्योंकि ये चेंज आ गया है, नाउ इट कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट UCBs एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब कहता है कि द चेंजेस ब्राउट इन द बैंकिंग लॉ हाउएवर डू नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टिंग पावर्स ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रार्स, ठीक है। जो स्टेट रजिस्ट्रार्स है, इससे उनका जो पावर्स है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ सकता, जो स्टेट रजिस्ट्रार्स है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप मेरे मद्देनज़र रखनी है कि स्टेट रजिस्ट्रार्स के पावर्स जो हैं वो उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, ठीक है, जो उनको स्टेट लॉज के तहत मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखिए, अब ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, दीज चेंजेस डज नॉट अप्लाई टू द प्राइमरी फार्म क्रेडिट सोसाइटीज़, और ये चेंजेस जो है ना आपकी फार्म क्रेडिट सोसाइटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हुज मेन बिजनेस इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ऐसी चीज़ों पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। देखिए, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। होपफुली आज का चैप्टर आपको कुछ समझ आया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में बताइएगा कि ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। थैंक यू सो मच।